सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर प्रदेश और देश की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे बातचीत के केंद्र में यूक्रेन और रूस है। हमारा विषय है वर्चस्व पर घमासान, दुनिया हैरान। इस विषय पर बातचीत करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है कि दुनिया का सबसे ताकतवर समझा जाने वाला देश, जिसका नाम अमेरिका है और उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकन नागरिकों से अपील की है कि वह तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। अपनी अपील के अंतर्गत जो बाइडेन ने कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगर हमला हुआ तो हम शायद अपने नागरिकों को वहां से निकाल पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। यह अपने आप में बड़े गंभीर संकेत हैं। हम कुछ समय पहले भी इस विषय पर बातचीत किए थे। हमारे पैनल ने उस समय पर एक राय होकर यह कहा था कि यह सब चल रहा है लेकिन युद्ध नहीं होगा। लेकिन क्या अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया यह आह्वान अपने आप में संकेत नहीं दे रहा है कि न चाहते हुए भी कदम दुनिया के युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? यूक्रेन और रूस के संदर्भ में ताजा तरीन हालात ये हैं कि यूक्रेन का सीमावर्ती देश बेलारूस, जिसके साथ राष्ट्रपति पुतिन के वहां की सरकार के संदर्भ में काफी नजदीकी संबंध हैं, उनके साथ अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास को भी लोग बड़े संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। इधर अमेरिका लगातार अपना साजो सामान यूक्रेन की ओर रवाना करने की होड़ में लगा हुआ है। वह सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। नाटो देश तमाम स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता यूक्रेन की सुरक्षा के संदर्भ में जता रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन सब के बीच में चीन कहीं ताइवान की ओर रुख न कर ले, ये खतरा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम राजनीतिज्ञ महसूस कर रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात जो भारत के संदर्भ में वो ये कि रूस जरूरी, अमेरिका मजबूरी या अमेरिका मजबूरी, रूस जरूरी, इसके संदर्भ में भारत की सियासत भी उलझी हुई है। अगर परस्पर टकराव के हालात हो जाते हैं तो उस समय भारत का रुख क्या होगा, ये जानने में भी तमाम लोगों की दिलचस्पी है। तो आज दुनिया के हालात क्या हैं, युद्ध के हालात क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। चार बेहद संजीदा और गुणी मेहमान हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर एक गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ऐसी परिस्थितियों के लिए सूत्र के रूप में है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि प्रागेव विग्रहो न विधि, अर्थात पहले ही बिना साम दाम दंड का सहारा लिए ही युद्ध करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। पंचतंत्र से हमें यह विचार सूत्र प्राप्त हुआ। यह विचार बताता है कि युद्ध अंतिम विकल्प है। उससे पहले कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो भी मसला है उसे साम दाम या दंड के माध्यम से हल कर लिया जाए, क्योंकि युद्ध के अगर हालात बनते हैं तो युद्ध सदैव विनाशकारी ही होता है। इसी रोशनी में आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ पूर्व राजदूत मंजी पुरी साहब खास तौर पर मौजूद हैं। सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त संजय कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ हैं। देश के प्रबुद्ध पत्रकारों में शुमार श्रवणकर जी भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हैं और हमारे साथ में निशांत वर्मा जी भी होंगे जो राजनीतिक विश्लेषक है स्वतंत्र रूप से। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं मंजी पुरी साहब से करना चाहता हूँ और मंजी पुरी साहब से ही समझना चाहता हूँ। हर तरफ से जमावट हो रही है, सैनिकों की, हथियारों की, साजो सामान की, और इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अगर रूस ने एक बार हमले का इरादा कर लिया तो कुल 48 घंटे लगेंगे उसे यूक्रेन की राजधानी तक पहुंचने में। और इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति का सीधे तौर पर यह आह्वान कि अमेरिकन नागरिक जो यूक्रेन में रह रहे हैं तुरंत देश छोड़ दें। क्या इसको संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है मंजी पुरी साहब? वाकई हालात काबू से बाहर जा रहे हैं? क्या 20 फरवरी की तारीख खत्म होने का इंतजार हो रहा है जो चीन में विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, एक बार वो खत्म हो तब तक के लिए ही सीज फायर शायद किया गया है और उसके बाद में जरा आर पार हो जाए? आपका आकलन? हिमांशु जी नमस्कार जी। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि विंटर ओलंपिक्स से कोई खास इसका ताल्लुकात है। जी। लेकिन देखिए, ये अंग्रेजी में लोग कहते हैं द ड्रम्स ऑफ वॉर, जी। युद्ध के ढोल वो तो बज रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। जी। कौन चाहते हैं कि युद्ध ना हो? यूक्रेनियंस वो तो नहीं चाहेंगे, यूरोपियन देश भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं यही बात रशिया के बारे में कह सकता हूँ? शायद नहीं। जी। मैं यही बात अमेरिका के लिए कह सकता हूं? शायद नहीं। वहां पर एक और चीज नोट करिएगा जी। कि इस सब चीज के साथ कुछ ना कुछ डोमेस्टिक इंप्लीकेशंस भी हैं।
अगर हम ऐसे माने कि इसके साथ पुतिन साहब अपने आप को एक किस्म के फॉर्मर रशिया जो सोवियत यूनियन की छवि थी वो वापस ले आएंगे, तो जो बाइडेन को भी ऐसे लग सकता है, और उनके लोग भी कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ बहुत जिसको कहते हैं परिस्थिति खराब हुई डोमेस्टिकली, वो अब आप वापस ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपने आप को वहां पर खड़ा होके, और एक ना एक हद से एलाइज जो है यूरोप में उनके साथ भी एक किस्म का तालमेल कर सकते हैं। लेकिन नोट करिएगा कि इसमें कई सारे और भी बहुत पेचीदे मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा है जो है आर्थिक क्षति जो यूरोप को आ सकती है, ऑयल सप्लाईज की हो सकती है। सो मेरा मानना यह है कि देखिए ये ड्रम्स तो रोल कर रहे हैं और कोई नहीं ये कह सकता कि थोड़ी बहुत छुटपुट वगैरह ना हो, ये इसके जरूर आशंका है, ये हो भी सकता है, और प्रोवोक करो तो बिल्कुल वापस जाना भी बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन साथ साथ ये भी नोट करिएगा कि बहुत जबरदस्त कोशिशें चल रही हैं, खासकर यूरोपियंस के साथ। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो रशिया गए, यूक्रेन गए, अब नेक्स्ट अगले हफ्ते जर्मन चांसलर जाने वाले। बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, नॉर्मैंडी फ्रेमवर्क में टॉक्स हो रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से हल निकाला जाए। लेकिन देखिए हल में कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं फेस सेविंग, ये तो बिल्कुल ही होनी पड़ेगी, और साथ में फेस सेविंग के साथ कुछ ना कुछ दोनों साइड्स को ये तो मिलना ही पड़ेगा। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसका आंसर देना क्या होगा, लेकिन मैं विनम्रता के साथ इसमें हस्तक्षेप करना चाहता हूं, एक जिज्ञासा के रूप में शायद जिसका समाधान आपसे मिल पाए। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यूरोप जो बाइडेन की अपनी साख बचाने का मैदान बन रहा है? ट्रंप के समय में अमेरिकन फर्स्ट की नीति थी, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल वो करेंगे जिसमें अमेरिका का हित है। लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के खोए हुए स्वरूप को वापस दिलाने को जाहिर करना चाहते हैं कि देखिए दुनिया का संचालन अमेरिका के अनुसार होता है, और इस पूरे मसले पर जो बाइडेन जिस तरीके की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लहजे में बाकी चीज़ों को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, वो तकरीबन 200 अरब डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन की ओर भेज रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका में अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करने के लिए रूस प्रयोगशाला बनने जा रहा है, यूरोप प्रयोगशाला बनने जा रहा है? देखिए ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि सारे जो विश्व के बड़े देश हैं वो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल गेम्स अपनी अपनी प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप के समय में थोड़ा सा यूरोप के एरिया में जिसको कहते हैं कि हम मान जाते हैं कि थोड़ा सा कमी थी, उसके लिए लोग बहुत चीजें कहते हैं कि रूस की उनके साथ क्या रिलेशनशिप थी वगैरह वगैरह, उसको हम छोड़ देते हैं बीच में। बाइडेन जो है उनको कई चीजें प्रूव करनी है डोमेस्टिकली। याद रखिए वहां पर इलेक्शन होने वाली है अमेरिका में, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। इसमें देयरफॉर कोई बात नहीं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जरूर इन चीज को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि रूस भी तो अपनी तरफ से कोई छोड़ नहीं रहा, उन्होंने भी तो खूब आमाज की हैं। तो ये सब चीजों के साथ अगर आप देखा जाए तो अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इसके साथ स्ट्रांगली ना इसको टेकअप करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो वीक हो गए, बिल्कुल परिस्थिति खत्म हो गई, अमेरिका में कोई दम ही नहीं रहा वगैरह। तो ये दम तो जताने पे रहता है, और इसमें बोलना ही उतना ज्यादा आवश्यक होता है जितना आप फाइनली करके दिखाएंगे। करके क्या दिखाएंगे ये तो हमें पता ही है कि दोनों रूस और अमेरिका की मिलिट्री पावर बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक की बात। लेकिन हम ये नहीं बात कर रहे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला, लेकिन छोटे मोटे झड़प, छोटे मोटे झगड़े, टेंशन, ये सब चीजें बिल्कुल रूल आउट नहीं की। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। अभी भी मंजीपुरी साहब दुनिया के संदर्भ में कोई अच्छा सोचने पे ही यकीन रख रहे हैं, भाई इतना बुरा तो नहीं होगा कि एक विश्व युद्ध के संदर्भ में कल्पना कर रहे हैं। लेकिन संजय कुलकर्णी साहब से मैं थोड़ा सैन्य मसले पर समझना चाहता हूँ। कुलकर्णी साहब आपसे समझना चाहता हूँ, ये नाटो के देश सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, यूक्रेन नाटो का हिस्सा न बने, इसको लेकर द्वंद्व है। आपसे जानना चाहता हूं कि ये अमेरिका जो बता रहा है कि हमने 8,500 सैनिक तैयार रखे हुए हैं जरूरत पड़ने पर पहुंचाने के लिए, आप तो बहुत बड़े सैन्य अधिकारी रहे हैं, अगर रूस ठान लेता है यूक्रेन पर हमला करने के संदर्भ में, तो क्या नाटो देशों की इतनी हैसियत है वो यूक्रेन को बचा लेंगे, या केवल दिखावा कर रहे हैं
और इनके दिखावे के चक्कर में कि यूक्रेन का निपटारा न हो जाए, ये आशंका आप कहीं महसूस करते हैं बतौर सैन्य अधिकारी? ये हिमांशु जी, अगर देखें हम तो थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल देखें, क्योंकि यूक्रेन जो है हर हमेशा ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन, जो जहाँ की वेस्टर्न यूक्रेन है वो तो यूरोप की तरफ उसका इंक्लिनेशन है, जो ईस्टर्न है उसमें रशियंस काफी हैं और रूस की तरफ उसका इंक्लिनेशन है। जहां तक कि नाटो का सवाल है, नाटो लगातार कई सालों से, मैं कहूंगा कि जब बर्लिन वॉल टूटा था तब से लेकर के उनको जो वॉर्सो पैक्ट जब क्लोज किया गया, उसके बाद इस बात का दोनों ब्रेजनेव और हेलमट कोल के बीच में बातचीत हुई कि जो नाटो है वो ईस्ट की तरफ नहीं आएगा। पर धीरे धीरे करके हम क्या देखते हैं कि 1999 से लेकर के 2004, जब नाटो 1949 में शुरुआत हुई 12 देश थे और आज की तारीख में वो 30 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? और धीरे धीरे करके नाटो जो है अपनी जो उसकी बातचीत, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट था वॉर्सो पैक्ट जब क्लोज होगा कि नाटो और अमेरिका जो भी है वो ईस्ट की तरफ सब देशों में, चाहे एस्टोनिया हो, लाटविया हो, लिथुनिया हो, स्लोवाकिया हो, स्लोवेनिया हो, हंगेरी हो, पोलैंड हो, चेकोस्लोवाकिया, सब के सब सारे के सारे नाटो की तरफ चले गए। अब रहा बेलारूस और अब रहा यूक्रेन। जॉर्जिया को उसने 2008 में दिखा दिया वो क्या कर सकता है। 2013 में जब यूक्रेन के साथ बातचीत हुई, नहीं माना, तो क्या हुआ? 2014 में उन्होंने मिन्स्क ले लिया और डोनबास का रीजन है उसको लेकर के बैठे हैं और सेपरेटिस्ट की भी जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो है डोनबास को लेकर के सेपरेटिस्ट से हटने के लिए। ऐसे हालात में ना नाटो में इतनी हिम्मत है, क्योंकि नाटो को मालूम है कि तकरीबन 1 लाख उसके पिंसर मूवमेंट देखिएगा आप रशिया के, जिस तरीके से उसने डोनबास के रीजन में उसके सैनिक हैं, क्रीमिया में उसके सैनिक हैं, नॉर्थ में बेलारूस में उसके सैनिक हैं, और उसने हाइपरसोनिक मिसाइल क्लिंगग्राद जो कि नॉर्थ ऑफ पोलैंड है उधर लगा रखे हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि 2 मील प्रति सेकंड के स्पीड से वो चलने वाले 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वो उसने वहां रखा। ऐसे इसको देखते हैं अमेरिका ने क्या बोला है कि हम दखल अंदाजी यूक्रेन में नहीं करेंगे, यूके ने क्या बोला, हम नहीं करेंगे। जर्मनी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। जर्मनी को नॉर्थ स्ट्रीम के द्वारा गैस मिल रही है, 39% गैस पूरे यूरोप को ये सप्लाई करते हैं, 50% गैस जाता है जर्मनी और इटली को। ऐसी हालात में लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन जो है उनके कारण ही जो रूस है आज इस स्थिति पे पहुंचा है कि वो दूसरों को आंखें दिखा सकता है। जब ये एग्रीमेंट हुआ और जिस तरीके से नाटो देशों के द्वारा ये सब जाने लगे, उस वक्त रूस की हालत खस्ता थी। आज रूस की हालत खस्ता नहीं है। रूस को जबरदस्त उसका पर कैपिटल इनकम देखो आप, $11,000 से ज्यादा तो पर कैपिटल इनकम है। मुझे अभी भी याद है कि 2002 में मैं जब रूसी ऑफिसर्स के साथ कोर्स कर रहा था, उसकी सैलरी क्या थी? $100 $100 पर मंथ। आप यकीन कर सकते हैं मेरी सैलरी उस वक्त $400 थी और अमेरिकन कर्नल की सैलरी थी $6,500। हम लोग कोर्स कर रहे। आज की तारीख में आप रूस देखिए क्या कहां से कहां पहुंच गए। तो पुतिन जो है वो दिखाना चाहते हैं अपने नागरिकों को भी और विश्व को भी कि आप रूस को हल्का मत लीजिएगा, आप बाहर रहिएगा। अब उनका ये कहना है कि यूक्रेन 1997 का जो ट्रीटी है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आप इन सब देशों से हट जाए। शायद नाटो नहीं मानेगा, बाकी देशों से नहीं हटेगा, यूक्रेन में दखल अंदाजी देने से कम करेगा, इस पे भी कोई शक नहीं है। रूस आखिर में मान जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मिन्स्क और डोनबास के जो रीजन है वहां पे वो सी कॉरिडोर तो है, लेकिन वो लैंड बॉर्डर भी एक लैंड कॉरिडोर बना के रख देगा और देखेगा कि पूरा का पूरा जो यूक्रेन है। और आप रूस को देखिए, रूस यूक्रेन से नहीं बात कर रहा, रूस किससे बात कर रहा है? किसको धमकी दे रहा है? अमेरिका को धमकी दे रहा है, नाटो को धमकी दे रहा है। रूस यूक्रेन से नहीं बात करता। पुतिन को मालूम है यूक्रेन तो सिर्फ, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 48 घंटे की बात है, सिर्फ 48। 1 लाख रूसी सैनिक, और आज तो कह रहे कि 1,30,000 रूसी सैनिक प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन सब कोई क्या चाहते हैं वो आप देखिएगा कि जर्मन एडमिरल को क्यों सैक किया गया। उसने क्या बोला? उसने बिल्कुल ठीक बोला कि पुतिन को इज्जत दी जाए, रूस को वेस्ट की तरफ रखा जाए और चाइना को मेन थ्रेट समझ करके इस्तेमाल किया जाए। तो चीन के इस हालात में, क्योंकि चीन जो है वो मेन एनिमी है, और उसको देखते हुए चीन क्या कर रहा है? दूर बैठा हुआ है एक तरीके से कि रूस और इसके बीच में होगा तो मैं देखूंगा क्या। रूस भी जानता है क्या करना है, चीन से कितनी दूरी रखनी है और अमेरिका से कितनी दूरी रखनी है।
रूस अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर कर नहीं सकता है। चीन जो है वो दूर रहेगा, इसमें दखल अंदाजी नहीं देगा। आखिर में आप देखेंगे कि जीत होगी तो रूस की होगी, बाकी के बाकी यूक्रेन में जबर कोई नहीं आएगा, तो बाकी नाटो देशों से भी नाटो नहीं हटेगा, नाटो वही रहेगा। जो स्टेटस को एंटी की बात कर रहे पुतिन 97 वाली, वो नहीं होगी, वो यूक्रेन में नहीं आएंगे। मुझे ऐसे लगता है, मैं पूरी साहब से सहमत हूं कि कुछ नहीं होने का है, ये सिर्फ हल्ला हो रहा है ये दिखाने के लिए कि कौन किसका वर्चस्व है। जर्मनी गैस के बिना नहीं रह सकता है, इटली गैस के बिना नहीं रह सकता है, 39% यहां से जा रहा है, कौन करेगा? कुलकर्णी साहब ने बड़े मजे की बात कही है, पते की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर अगर रूस ठान लेगा तो रोक तो ये नहीं पाएंगे, पर फिर भी जो बाइडेन इतना दम क्यों दिखा रहे हैं, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। निशांत वर्मा जी से समझने की कोशिश करता हूँ, एक तो इस पहलू पे, और दूसरा निशांत जी से समझना चाहता हूँ कि बाइडेन का इस प्रकार का उतावलापन, जिसमें संजय कुलकर्णी साहब भी इस बात से इत्तेफाक है कि अगर रूस चाहेगा तो रोक तो नहीं पाएगा, क्या ताइवान को खतरे में नहीं ला दे रहे हैं? एक उदाहरण बनने नहीं जा रहा है, क्या इरादा कर लोगे तो कर लेंगे? क्या ये खतरा यूक्रेन के संदर्भ में जो अभी महसूस हो रहा है, क्या ये खतरा आने वाले समय में ताइवान के संदर्भ में भी कदम बढ़ाते हुए दिख रहा है? निशांत जी। हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। मेरे ख्याल से 3 हफ्ते हुए। 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसी यूक्रेन क्राइसिस पे आपके चर्चा के प्रोग्राम के माध्यम से जी देश में कुछ बातों को रखा था, जिसमें मैंने एक बात उस समय बहुत जोर देके कही थी जी, और वो थी कि क्या किसी ने आज तक चीन और रूस को लड़ते हुए देखा? जी। कहीं बॉर्डर पे छोटी भी स्किर्मिश होते हुए देखी? नहीं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले पुतिन और जी जिनपिंग के बीच में एक समझौता हुआ, और मान के चलिए 5000 शब्दों में लिखा हुआ समझौता, जिसमें ना जाने क्या क्या चीजें कवर की गई। ये दोनों देश जो कि वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस में, ये मिलके एक संदेश दे रहे हैं अमेरिका को कि यूएसएसआर के खत्म हो जाने के पश्चात अब 2022 में अमेरिका का एक चक्री शासन या एक चक्री रुतबा नहीं चलेगा। चीन इकोनॉमिक पावर है दुनिया की, और बाकी मिलिट्री पावर है, वो तो जनरल साहब हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन रूस, जैसा जनरल साहब ने भी समझाया, वो कमजोर हो गया था यूएसएसआर के टूटने के बाद, आज एक बहुत बड़ी शक्ति है। सवाल ये उठ रहा है आज, और ये चर्चा भी मेरे ख्याल से ये कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन निकल जाने की सलाह दी है, जिसको हम अंग्रेजी में वॉर फुटिंग पे भी कहा जा सकता है कि प्लीज लीव द यूक्रेन एंड गो आउट। ये आपने जो सवाल में अंत में कहा कि ताइवान को खतरे में डालने की बात, ये ताइवान और यूक्रेन, ये दोनों ही ऐसे मामले हैं जिसमें चीन और रूस साथ आ चुके हैं। जिस 5000 शब्दों में लिखे हुए आपसी एक तालमेल जो रूस और चीन के बीच में 10 दिन पहले करीब हुआ है, उसमें साफ शब्दों में, जबकि चीन पहले रूस के आक्रामक रवैये को, चाहे वो यूक्रेन की तरफ रहा हो या क्रीमिया के एनेक्स करने को रहा हो, पहले वो उसको सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन इन 5000 शब्दों में उसका समावेश है। उसी तरीके से रूस ने पूरा अपना सहमति दिखाया है ताइवान के मामले में, और ये कहा है कि ताइवान चीन का वन चाइना मामला है। यहां तक के चीन के हांगकांग में जो डिसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर जिस तरीके के बुरे तरीके से जो हंगामे किए गए हैं पिछले कुछ 2 सालों में, उसको भी रूस ने मान लिया है। ये किन बातों की तरफ संकेत करता है? ये यूक्रेन को लेके नहीं है, ये नाटो को और अमेरिका को एक संदेश है कि तुम्हारा एक चक्री शासन, दुनिया पे रुतबा अब नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जैसा बेलारूस के मिन्स्क का समझौता है, हम सब जानते हैं कि रूस बार बार कह रहा है कि मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं इन्वेड नहीं करूंगा, मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक है, उसने अपने सैनिक लगा रखे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगा रखी है, जैसा साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। लेकिन उस मिन्स्क समझौते को कौन नहीं मान रहा है?
ये समझना आवश्यक है डॉक्टर साहब जी। वो बेलारूस में मिन्स्क में हुए समझौते को 2013-14 का जो समझौता है आखिर में उसको ना मानने वाला खुद यूक्रेन है। और अभी हाल में जनवरी के महीने में बेलारूस का आधिकारिक बयान है कि वो जब समझौता किया गया था वो अंडर दी गन ऑफ रशिया किया गया था, यानी बंदूक की कनपट्टी पे नोक दिखा करके किया गया। अब ये तो वही बात है कि हमारे देश में भी होता है, सरकारें बदलती हैं तो मंतव्य बदल जाता है। आर्टिकल 370 को लेके पहले की सरकार कुछ सोचती थी, आज की सरकार कुछ और सोचती है। इसी तरीके से इस समय यूक्रेन में हो रहा। लेकिन अगर इसका लाभ फायदा अगर राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से अमेरिका जैसे देश कुछ यूज करना चाहते हैं तो वो गलत फहमी में है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका ने आज तक कोई भी बड़ी जंग ना तो कन्वेंशनल वॉर जीती है, वियतनाम से हम शुरू होकर कहीं भी जा सकते हैं, और ना ही कभी उसने डिप्लोमेटिक वॉर जीती है। उसने अगर जीता है तो सिर्फ यूएसएसआर को तोड़ करके एक चक्री शासन दुनिया पे चलाने की कोशिश, वो कोशिश अब खत्म होती दिख रही है। तो मूलतः मेरे पहले वक्तव्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बाइडेन नहीं, पूरा अमेरिका जो है वो इस समय अपने उस एक चक्री शासन जो दुनिया पे चलाने का स्वप्न देखता था और चलाता आया था, उसके चकनाचूर होते हुए सपने को बचाने की कोशिश में अमेरिका आज की तारीख में तकलीफ में है, दर्द में है। पर ये समय का पहिया है, घूमता है, अमेरिका हो चाहे यूएसएसआर। तो कुल मिलाकर अमेरिका मुश्किल में है, ना तो यूक्रेन इतनी बड़ी मुश्किल में है, ना यूरोप इतनी बड़ी मुश्किल में है, ना रशिया इतनी बड़ी मुश्किल में है। निशांत वर्मा जी इस आकलन पे हैं कि कुल मिलाकर पूरी कवायद में अमेरिका का जो आवा मंडल था वो ध्वस्त होने के कगार पे पहुंच रहा है। लेकिन अमेरिका, रूस, चीन से परे जाकर मैं भारत के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं और उसके लिए श्रवण गरी जी के पास जाना चाहता हूं और श्रवण जी से जानना चाहता हूं कि ये संकट भारत के लिए कितना बड़ा संकट है। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव, चीन भुना ले रहा है अपनी संभावनाएं। ताइवान के संदर्भ में, एक चीन के संदर्भ में मान्यता हासिल कर ली उसने रूस से। भारत के पास क्या कश्मीर के संदर्भ में कोई मौका था, या भारत के लिए आप उलझन देखते हो? क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने अपना एक कदम रूस की तरफ बढ़ाते तो दूसरा पैर तुरंत चीन अमेरिका की ओर बढ़ लेते हैं। क्या देख पा रहे हैं श्रवण जी आने वाले समय की आहट को? हमारे लिए कितनी मुश्किल हो रही है यह घटनाक्रम दुनिया का? देखिए, मैं तो बहुत यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं और पूर्व राजदूत भी हैं, तो मैं तो एक पत्रकार की और एक नागरिक के नजरिए से जो देख रहा हूँ और पिछले कुछ अपने 5-50 साल से जो पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहा हूँ, उसके आधार पर जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक तो ये इत्तेफाक नहीं रखता जो अमेरिका को लेकर अभी हाल में कहा गया कि जो भी कहा गया कि अमेरिका क्यों कर रहा है और क्यों सफल नहीं होगा, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं 2-3 चीजें जी शेयर करना चाहता हूं, एक तो भारत की दृष्टि से और एक दुनिया की दृष्टि से। जी एक तो चीन और रूस के बीच में जो समझौता हुआ है, बातचीत हुई है, जो पुतिन वहां गए अभी विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के मौके पर जी, और जो दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई और कितने लंबे शब्दों का स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें शब्दों में नहीं जाना चाहता। उसका एक लाइन का जो मैसेज है कि द टू नेशंस हैड नो लिमिट्स। जी अब देखिए कि इन दो बड़े देशों का यूरोप और अमेरिका के खिलाफ इकट्ठा होना दुनिया के लिए क्या मायने रखता है और दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट क्या हैं। जी मैं अभी केवल इंडिया के नजरिए से, भारत के नजरिए से चीजों को देखना चाहता हूं कि भारत ने अभी अपना मुंह नहीं खोला है। जी एक रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा है कि आप निकल आइए और हम आपको इवैक्यूएट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हालात हैं बहुत ही गंभीर हैं। हिंदुस्तान के वहां कोई 18 से 20 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल साइंस में है, मेडिसिन में है।
कितने अरब का बिजनेस होता है यूक्रेन के साथ में, वो उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। भारत सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है कि हम अपने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ये पूरा अफगानिस्तान जैसे ही मामला है कि अफगानिस्तान में हम सोए रह गए और किस तरह की हालात वहां पैदा हुए, हम अपने लोगों को निकाल पाए नहीं निकाल पाए। ये एक बड़ा मुद्दा है कि हमने अपनी विदेश नीति में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर ली है कि हम बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चुप रह सकते हैं। चीन और रूस का साथ में आना क्यों खतरनाक है और क्यों जरूरी है, भारत की दृष्टि से अगर समझें कि अगर युद्ध बंद की स्थितियां बनती हैं जैसे कि आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं, भारत एक नए संगठन का सदस्य है जिसको क्वाड कहते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और भारत है। भारत की क्या पोजीशन रहने वाली है, भारत क्या करने वाला है? पहली चीज यह है। दूसरी चीज यह है कि इसके खतरे ये हैं कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता है और यूरोप हस्तक्षेप नहीं करता है तो चीन का मानना यह है कि अगर यूक्रेन के मामले में उसने रशिया का साथ नहीं दिया तो ताइवान के मामले में उसका साथ कोई नहीं देगा। ताइवान को लेकर जो स्थिति है अमेरिका और चीन के बीच में, वही स्थिति यूक्रेन को लेकर है। चीन का इसमें कंसर्न हांगकांग है, जहां ह्यूमन राइट्स जो जिक्र किया गया, किस तरह से वहां ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस हो रहे हैं। हिंदुस्तान तो खैर चुप है ही उस मामले में हांगकांग को लेकर। तो हम एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है, जिस तरह का मिलिट्री हार्डवेयर हम खरीद रहे हैं अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रूस से, और रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, करना चाहता है 1,30,000, उसको साउथ से, नॉर्थ से और ईस्ट से, तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि अभी क्या चल रहा है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की वहां मॉस्को में क्या बातचीत हुई और क्या रिएक्ट किया, रशियन फॉरेन सेक्रेटरी ने कि एक गूंगे और बहरे के बीच में बातचीत हो रही है। स्थिति खराब है। युद्ध नहीं होना और रूसी सेनाओं का लगातार बने रहना बेलारूस के साथ ब्लैक सी में और साउथ ईस्ट में नवल एक्सरसाइजेस करते रहना, यूक्रेन को सी में एक्सेस को रोक देना, ये तमाम चीजें दुनिया के लिए बहुत खतरनाक संकेत देती हैं। और इस जो यूक्रेन में डिस्टेबिलिटी होती है या यूक्रेन में किसी भी तरह का तनाव बना रहता है, तो उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो पूरी की पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। हमको क्या स्टैंड लेना चाहिए, मैं उसके बारे में कोई यहाँ इसलिए बात नहीं करता कि ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मामला है और राष्ट्र के हितों का मामला है। पर जो सिचुएशन है, ये एक अलग मुद्दा है कि बाइडेन की रेटिंग वहां लगातार कम हो रही है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। बोरिस जॉनसन अपने घर में क्रिसमस पार्टीज को लेकर बुरी तरह तनाव में हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैक्रोन को फ्रांस में चुनाव का सामना करना पड़ता है और जर्मनी में नई सरकार आई है तो वो ये पूरे के पूरे मामले में नॉन कमिटल रहना चाहती है। वो रूस को नाराज नहीं करना चाहती, बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर भी रूस को नहीं करना चाहती और बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर चाइना को भी नहीं करना चाहते। जर्मनी के बड़े इंटरेस्ट है रूस और चाइना में जी। गैस वगैरह की सप्लाई तो खैर है ही मुद्दा, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो
ये एक नया संकट विश्व युद्धों के बाद, जैसा कि कहा है बोरिस जॉनसन ने कि कई दशकों में इस तरह का एक युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हुई है और बहुत खतरनाक स्थितियां हैं, तो हम अपने आप को उससे कैसे बचा सकते हैं? हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि आप तो हिमांशु जी, आपने तो हिम्मत करके इस पर डिबेट भी की है जी। हिंदुस्तान का कोई चैनल और कोई अखबार न तो इस पर बहस करना चाहता है, न इस पर कोई बात करना चाहता है, और न हम अपने देश के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे यहाँ से कोई, मेरे ख्याल से यूक्रेन यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर होगा जी। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या भूमिका है, और हम विश्व गुरु जो बनना चाहते हैं, दुनिया को जो इतना ज्ञान बांटते रहते हैं, तो हम क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? श्रवण जी कई बार ये सवाल पूछ रहे हैं। मौन व्याप्त है पूरे मंडल में, पर इस मौन को तोड़ने की छोटी कोशिश निशांत वर्मा करना चाहते हैं, हस्तक्षेप करना चाहते हैं। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर मंजी पुरी जी के पास जाते हैं, जो मुद्दे श्रवण जी ने उठाए हैं उन पर भी बात करने के लिए और कुछ और हालात के संदर्भ में बात करने। लेकिन उससे पहले निशांत जी का हस्तक्षेप। ये निशांत जी देखिए, बहुत छोटे में संक्षेप में रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से नॉन अलाइंड मूवमेंट को शुरुआत भारत ने की थी, उसी तरीके से अब एक समय आ गया है कि अगर हम मीडिया में भी जब चर्चाएं करते हैं तो देखिए, हम सिर्फ अमेरिका क्या कह रहा है, ब्रिटेन क्या कह रहा है, जर्मनी, फ्रांस, यानी कि नॉर्मैंडी फॉर्मेट और उस हिसाब से जो डिस्कशन चलता है, जो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा बहुत आ जाता है, उसी से चर्चा करके छोड़ना है। जबकि ये मान करके चलिए कि अमेरिका से ज्यादा पहले सोवियत रूस और बाद भारत दिखाया, ये एक क्लियर कट बात है। चीन के बारे में हम इसलिए चर्चा करने से बहुत सारे चैनल पे चूकते हैं, क्योंकि चीन के साथ घर्षण जो है, खास करके मिलिट्री घर्षण जो है, उसके बारे में ज्यादा चर्चाएं होती हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लगभग 50% का जो इकोनॉमी है वो चीन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे लिए। तो हम जैसे ये कहते हैं डिप्लोमेटिकली कि वी वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट, लेकिन हकीकत यह है दैट वी आर अनेबल टू टॉक अबाउट इट। अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है उसके बारे में हम अमेरिका के लिए कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहते देश में से या सरकार की तरफ से, सेम रूस के लिए, सेम चीन के लिए। लेकिन मैं यहाँ कह दूं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का स्टैंड श्री वेंकटेश वर्मा जी ने क्लियर कर दिया है कि दोनों साइड, यूक्रेन को लेकर कि दोनों साइड की सिक्योरिटी का जो मसला है उसको क्लियर रखा जाए, दोनों की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। इससे अधिक बोलने की हम मेरे ख्याल से हम उस परिपेक्ष को ना देखें कि हम ऐसी कोई सुपर पावर को डिस्कस करने बैठ जाएंगे जहां पे अमेरिका, रशिया, चाइना, तीनों में से किसी को भी हम टच करना चाहेंगे या किसी से रिश्ते खराब करना चाहेंगे। निशांत जी का कहना है कि हमारे लिए इस समय पर रणनीतिक रूप से न्यूट्रलिटी ही बेस्ट है, हम सबके साथ है और हम किसी के साथ नहीं है, कमोबेश स्थिति में रहें। हम रूस की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहते हैं और साथ ही यूक्रेन को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। कुल मिला के ऐसे मनोभाव हैं, लेकिन आप देखना क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है, इसमें अंतर होता है। मंजी पुरी जी, श्रवण गर्ग जी अगर ये बात कह रहे हैं कि 18,000 से ज़्यादा बच्चे जो भारतीय मूल के हैं, भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, भारत के परिवारों से गए हुए हैं, अमेरिका खुलकर कह दिया कि वापस आ जाओ, हम नहीं निकाल पाएंगे। भारत किस भरोसे पे है बच्चों के संदर्भ में जो पढ़ने के लिए गए हैं? एक जिम्मेदार सरकार के संदर्भ में किसी स्पष्ट निर्देश के संदर्भ में या भारत सरकार निश्चिंत है, जैसा कि हमारा पैनल निश्चिंत है कि ज़्यादा कुछ होना नहीं है, इसलिए चिंता करनी होती है। भारत सरकार को भी पता है होना जाना कुछ नहीं है, इनका आपसी अहम का मसला है, निपट जाएगा, इसलिए कोई आह्वान नहीं। मुझे साहब शायद आपका म्यूट का बटन दबा हुआ है, आप उसे अनम्यूट कर देंगे। सॉरी हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, जो बड़ी रणनीति की बात है, ये तो जिसको लोग कहेंगे कि ये परहैप्स जिसको कहते हैं सेल्फ एविडेंट। देखिए वहां पर बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व है जी, हमारे ऊपर कोलैटरल डैमेज जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं छोटी सी आपको बात करूं जी, अगर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये कॉन्फ्लिक्ट हो, जितना भी बढ़े, बहुत सख्त सैंक्शंस रूस के अगेंस्ट लगा दी जाए तो हमें क्या फर्क नहीं पड़ेगा? मिलिट्री ही नहीं, पेट्रोलियम, इन सब चीजों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम पड़े। साथ में
अगर इस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना को जरा स्पेस ज्यादा मिल जाए कि अपने आराम से वो घूम सके, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कंप्लीटली बॉग डाउन है ये यूरोपियन मसले के साथ, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। तो कई बार कोलैटरल डैमेज होता है, आपका उससे कुछ लेना देना है नहीं, आप दूर हैं, आप चुप रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी बड़ा सोच की बात है, कुछ खास ज्यादा हो नहीं सकता। निशांत जी ने बड़ी अच्छी तरह हमारे फॉर्मर कॉलीग वेंकटेश वर्मा जी की बात कही। सिक्योरिटी काउंसिल में हमने एब्सटेन किया जी। अब मैं जरा थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताऊं जी। देखिए, वैसे तो एब्सटेंशन का ये मतलब कि हम न्यूट्रल जी, और इसमें कोई शक की बात नहीं, यही हम दर्शाना चाहते हैं और यही ऑप्टिक्स है। लेकिन असलियत यह, आप जरा मैथ्स करिएगा तो मैथमेटिक्स में ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी वोट जो है आगे जाए तो उसको 9 पॉजिटिव वोट चाहिए होते हैं। तो अगर एक नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो एब्सटेन करे तो यानी उसने जो पॉजिटिव वोट है उसकी तरफ वोट नहीं डाला। और कौन थे जो लोग जो नहीं चाहते थे, वो थे रूस चाइना। वो तो वीटो कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रोसीजरल वोट था, ये वीटो होता नहीं, ये सिर्फ प्रोसेस का वोट। तो हमने क्या रूस की तरफदारी की, हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं, ये तो की प्रोसीजरली तो की, लेकिन बाद में हमारा जो मकसद था, जो हमारा रियल ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम दोनों साइड इकट्ठे आ जाओ, सुलह कर लो, ये करो वगैरह, यही कर कह सकते हैं। और हम क्या नहीं, जहां रही 18,000, देखिए मेरे को कोई शक नहीं है कि हम लोग भी अपनी तरफ से प्लानिंग कर रहे हैं कि उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि जनरल परसेप्शन ये है कि इतनी ज्यादा मार धाड़ कोई अफगानिस्तान जैसी चीज नहीं होगी। अगर हो भी अटैक्स, रिलेटिवली लिमिटेड एरियाज और थोड़े से कंटेनेबल, ये सब नोट करते हुए प्लानिंग जरूर हो रही होगी। प्लानिंग थोड़ी बहुत, मैं थोड़ी खरी बात करना चाहता हूं आपसे। अमेरिका जैसा देश सीधे आह्वान कर रहा है कि यूक्रेन छोड़ दो, और हिंदुस्तान के संदर्भ में आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग कुछ प्लानिंग तो कर रहे होंगे। क्या हमारा सामर्थ्य, हमारा दमखम, हमारे संसाधन अमेरिका से भी बेहतर हो चुके हैं, जिसके चलते अमेरिका का तो दम नहीं है। जो बाइडेन ने तो कह दिया हम तो नहीं निकाल पाएंगे, हमारे में तो दम नहीं है अगर युद्ध हो गया। पर क्या मंजीपुरी साहब महसूस करते हैं कि हमारा दमखम इतना है कि अगर युद्ध हो भी गया तो ऐसी योजना बना लेंगे कि निकाल लाएंगे? तो हिमांशु जी, हमारे 18,000 है, अमेरिकन तो लाखों में है वहां पर। एक बात ये, दूसरी बात जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की वो ये नहीं कि अमेरिकन नागरिकों की हिफाजत, वो तो थी, ये एक पॉलिटिकल मैसेज उन्होंने दिया अमेरिका, अमेरिकन पब्लिक को पॉलिटिकल मैसेज दिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज के बारे में। ये डोमेस्टिक, एंड में क्या होता है, ऑल फॉरेन पॉलिसीज डोमेस्टिक एट द एंड ऑफ इट। ये चीज तो हमें बिल्कुल ही समझनी चाहिए हर एक के। इसलिए ये मैसेजिंग हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट आगे नहीं बढ़ सकती, थोड़ी बहुत झड़पें भी नहीं हो सकती, और ये बहुत सीरियस झड़पें। तो मुझे साहब की बात को अगर समझे तो कुल मिलाकर अमेरिका की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है जो बाइडेन ने। मैं अपने शब्दों में इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है मंजीपुरी साहब का यह मंतव्य ना हो, पर कुल मिलाकर हमें करना नहीं है या हम महसूस नहीं कर रहे कि इतना सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी हम कह रहे हैं। तो इसके मायने तो यही होते हैं कि हम दुनिया को या अपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कुलकर्णी साहब बार बार आप लोगों के इस आत्मविश्वास को समझना चाहता हूं, जिसमें आप कहते हैं अगर होगा भी तो छुटपुट होगा, तगड़ा नहीं होगा। हर तरफ से तो घेर दिया आपने यूक्रेन को, मतलब कौन सा ऐसा साधन है जो रूस ने नहीं लगा दिया है? अतीत भी है कि उसने एक शहर बाकायदा छीन के भी रख लिया। फिर भी आप अपनी उदारता में, ये कमोबेश हमारी वो 1000 साल 1500 साल पुरानी मानसिकता तो नहीं है हिंदुस्तान की, जिसमें हम विदेशियों के संदर्भ में ये मानते थे नहीं वो यहाँ तक नहीं आएगा, वहीं से वापस लौटेगा। पता चला दिल्ली पे कब्जा करके बैठ गए लोग, 1000 साल तक हमारी गुलामी इससे पे आई। अभी भी जो हमारे ये आत्मविश्वास है या सद्भावना है या सदिच्छा है, वो यथार्थ से मुंह तो नहीं मोड़ रही है। आपसे समझना चाहता हूं। डॉक्टर हिमांशु जी, बात ऐसी है कि आज की तारीख में कोई भी सक्षम नहीं है, कोई नहीं। चीन भी पूरा सक्षम नहीं है, रूस भी पूरा सक्षम नहीं है, ना ही अमेरिका सक्षम है, ना ही यूरोपियन यूनियन। ऐसे मामले में अब रूस और चीन की जो दोस्ती है, उससे रूस एक बात चीन से सीख गया है कि टू सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। बगैर लड़े, बगैर कुछ किए इस तरीके से माहौल बनाया जाए कि जो रूस है अपना वर्चस्व दिखा सके,
चीन जो है उसका फायदा उठा सके और अमेरिका जो है वो दिखा सके कि मेरा फायदा, अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका कमजोर है तो आप भी भूल जाए। ऐसे इसमें सबको मालूम है कि क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता है, क्यों मैं इस बात के सिर्फ एक मेरा ये है कि आप ये सोचिएगा, चीन, अगर हम ताइवान की बात करें, चीन ताइवान में नहीं करेगा उस तरह के, क्योंकि जो ताइवानीज है वो चीनी है, वो भी वही भाषा बोलते हैं, वही लोग हैं। और ताइवान की जो इकोनॉमी है, जो हांगकांग की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी से मिलकर के, चाहे वो सेमीकंडक्टर ताइवान में हो, तब वो चीन की इकोनॉमी बनती है। तो चीन वो नहीं करेगा। रूस क्या करेगा? रूस को भी मालूम है रेवेन्यू कहां से आता है, यूरोप से आता है। तो अगर यूरोप से रेवेन्यू आता है तो वो क्यों ऐसे काम करेगा जिससे कि गड़बड़ हो जाए? यूरोप क्या चाहता है? वो चाहता है कि ठंडी में मुझको गैस मिलनी चाहिए जिससे मैं अपने गर्म रख सकूं और एनर्जी मिलती रहे। अमेरिका क्या चाहता है? अपना वर्चस्व, कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा दबाव करके रखे कि अमेरिका। तो ऐसे मामले में क्या सबको मालूम है कि कुछ नहीं होने का है, कुछ नहीं होने का है। कुलकर्णी साहब, मैं यूं, आप हैं तो रक्षा विशेषज्ञ, लेकिन सवाल मेरा थोड़ा विदेश नीति के संदर्भ में है। नाटो की हम बड़ी बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं, नाटो ऐसा चाहता है। क्या आप नहीं मानते कि रूस सफल हो गया नाटो में सेंध लगाने में? एक तरफ अमेरिका और इंग्लैंड हैं जो रूस के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ नाटो के प्रमुख देश हैं फ्रांस, जर्मनी, ये सुलह की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालात सुधर जाएं। चाहे मैक्रों हों, चाहे जर्मन चांसलर हों, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में टकराव नहीं आना चाहिए। क्या आप नहीं मानते हैं कि रूस ने कुल मिलाकर नाटो से बसते बसते नाटो में ही सेंध लगा दी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्यों किया इस तरीके से नाटो को? जब तक नाटो कर रहा था तब तक रूस जो था कमजोर था, इसलिए नाटो ने अपने 12 देश जो 1949 के सदस्य है उससे उठकर के 30 बन गए। अब जब अगर वो चाहता है यूक्रेन, अब यूक्रेन का बॉर्डर देखिए आप रूस के साथ, जब तक वो बाकी देशों में, लातविया लिथुनिया तो कोई बात नहीं है, वो किसी तरीके से घेर लेंगे बेलारूस के और रूस से भी उसको ले लेंगे। यूक्रेन जो है वो बफर है, और वो जो बफर है, क्योंकि हंगेरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ये सब चले गए हैं नाटो के इसमें। तो नाटो भी जानता है कि उसकी हद कहां तक है, और रूस के पास जिस तरीके से हथियार हैं, अगर रूस कुछ करना चाहे तो कर सकते, तो रूस नहीं करेगा। रूस, आपको ये सोच करके हैरानगी होगी कि क्रुश्चेव और ब्रेजनेव दोनों के बीच में यूक्रेन का खून है, और दोनों के दोनों यूक्रेनियन थे। तो यूक्रेन और रूस के जो संबंध है बहुत ऐतिहासिक संबंध है यूक्रेन के, क्योंकि वेस्ट और यूक्रेन क्या है, ये जैसे क्रिश्चियन स्टेट, मतलब वो अर्मानिया और अजरबैजान के माफिक नहीं है, वो ये पूरा का पूरा क्रिश्चियन स्टेट है। और उस मकसद से देखते हुए जो रूस है वो यूक्रेन को वो जानते हैं। इसलिए क्या है, रूस और यूक्रेन मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है? मिन्स्क एग्रीमेंट है सिर्फ सेपरेटिस्ट को लेकर के, बाकी यूक्रेन से कोई लेना देना। क्रीमिया तो हार गया ना, क्रीमिया को यूक्रेन नहीं ले सकता है। सिर्फ ये है कि डोनबास रीजन के अंदर जो सेपरेटिस्ट है वहां पे अगर सीज फायर कराने में, इसलिए वो अपने नॉर्मैंडी ग्रुप जो है, फ्रांस और जर्मनी लगे हुए हैं। ऐसी हालात में रूस जो है अपने जो दाव पेच है, जो चेस गेम खेल रहा है, रूस बिल्कुल ये क्या उसको बोलते हैं, निस्तंज बैठा हुआ है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, यूरोपियन यूनियन कुछ नहीं कर सकता, नाटो कुछ नहीं कर सकता। और आज की तारीख में अगर अमेरिका चीन को देख करके एक तरीके से थ्रेट है, तो रूस और चीन मिल जाएंगे तो अमेरिका का नुकसान हो जाएगा। ऐसे इसमें अब ये है, भारत जो है वो क्या करे, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। ये संजय कुलकर्णी साहब का कहना है, जो बार बार डोनबास क्षेत्र के संदर्भ में उल्लेख आ रहा है कुलकर्णी साहब के द्वारा भी। डोनबास में द्वंद्व है यूक्रेन की सरकार और वहां पर अलगाववादियों के संदर्भ में। ऐसा माना जाता है कि उन अलगाववादियों को रूस का समर्थन है, पुतिन का समर्थन है। निशान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी पुतिन को बना दिया है? पुतिन जैसा चाह रहे हैं वैसा खेल रहे हैं, दुनिया के तमाम देश उनके अनुसार मोहरे बनकर चल रहे हैं। असहमत है आप इस आकलन से? डॉक्टर साहब, शुरुआत में वहां से करूंगा जहां जनरल साहब ने एक बात छेड़ी थी, उसके हिसाब से कि कन्वेंशनल वॉर्स जो थी, ये सब हम अभी भी पुराने प्रोग्राम्स में यूट्यूब पे भी जाकर के देखते हैं तो बड़ा देखते हैं। मैं खुद जाके स्टडी करता हूँ कि कैसे 40s में, 30s में, 1910 में कितनी बड़ी बड़ी कन्वेंशनल वॉर्स हुई थी। लेकिन मैं एक हालिया एग्जाम्पल दूंगा पिछले 20 साल का। जी।
इराक। गल्फ वॉर 1 एंड गल्फ वॉर 2 का जो फर्क है वो ये है कि गल्फ वॉर 1 के अंदर जिस तरीके से गोलियां चली, बम चले और आपस में सैनिक मारे गए, खास करके इराकी, गल्फ वॉर 2 में लगभग हथियार डाल दिए थे और इराकियों ने कोई भी अपना रेजिस्टेंस लगभग नहीं दिखा। और यही चीज आपको हाल में अफगानिस्तान में भी, मेरे ख्याल से एक गोली नहीं चली थी और पूरा तख्ता पलट हो गया। चली भी होगी तो एक आध, बट यू कैन से नो ब्लडशेड एंड अफगानिस्तान वाज लॉस्ट और रादर गिव इट टू तालिबान। अगर यूक्रेन में भी कहीं जाकर के कोई स्किर्मिश होती है, परिस्थिति आती है, तो हो सकता है कि बॉर्डर्स पे, खास करके उन इलाकों में जहां पे ये जो मिलिटेंट्स हैं जो कि रशिया सपोर्टेड हैं, उनके साथ कुछ हो। लेकिन इसके सिवाय अगर हम ये सोचते हैं कि नाटो फोर्सेस लगा करके अपनी वहां पे एक भयंकर 1935 के बाद वाला जो मंजर दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट के वीडियोस में यूट्यूब पे जाके टाइमलाइन पे दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा का सारा आज की तारीख में माइंड गेम है। और इसीलिए जब आपने ये सवाल किया कि क्या पुतिन को नंबर 1 बना दिया, तो उसके लिए पुतिन का इतिहास समझना जरूरी है कि इतने वर्षों से ये व्यक्ति कैसे रूस पे न सिर्फ कब्जा जमाए हुए है पॉलिटिकली, क्योंकि इनका खुद का जो मिलिट्री बैकग्राउंड है वो बहुत एक्सक्लूसिव है। और मिलिट्री बैकग्राउंड जिस व्यक्ति का बहुत एक्सक्लूसिव होता है, और यदि वो अपने देश को उभारता है बुरे समय से, तो आप ये मान करके चलिए कि वो न सिर्फ अपने देश, दुनिया के कई देशों में उसका सम्मान हकीकत तौर पर किया जाता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि दर्शक देखें कि किस तरीके का कमांडो व्यक्ति रहा ये पुतिन, जिसने लगभग बुरे हाल में, जैसा जनरल साहब ने बताया, कितने बुरे हाल में वहां की सेना की तनख्वाह हो या देश रहा। आई रिमेम्बर द जोक कि भाई अमरीकी कहता था कि मेरा फादर स्पेस में गया है और दूसरा बच्चा रूसी कहता था मेरी माँ ब्रेड लेने गई। ये आज से 15-20 वर्ष पहले की कहानियां होती थी। लेकिन टुडे द टाइम्स हैव चेंज्ड और ये समय बदलाव, रूस के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो एक महाशक्ति बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है? एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने देश को लिटरली हकीकत तौर में उभारा है। और जहां अमेरिका की बात आती है, माफ कीजिएगा, वो अमेरिका का एक हमेशा का खेल रहा है पिछले 25-30 वर्षों में कि अपने गोला बारूद के जो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको बेचने के लिए खुद ही, चाहे सीरिया हो, चाहे कहीं और हो, चाहे अफगानिस्तान हो, वो अपने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू लोग लगा करके अपने उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है। यदि वो इस समय यूक्रेन को लेके ऐसा करने की कोशिश में है, तो शायद पहली बार अमेरिका बहुत बड़ी इस सदी में गलती करने वाला। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, चाइना एंड रशिया टुगेदर, 20 दिन पहले भी मैंने कहा था, अब साबित होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अंदर से इच्छाएं सबकी होती हैं। हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, सरकारें जो हमारी पिछली और अभी की हैं, ये अलग अलग देशों के साथ संधियां करती हैं ताकि हम और वो अरस परस में मिल करके आगे बढ़े। तो क्या रूस और चीन जो कभी नहीं लड़ते, क्या वो अमेरिका जैसी शक्ति का, माफ कीजिएगा, हमारे मीडिया में, अमेरिकन मीडिया का स्टाइलिश डिस्कशन या टॉक या उस नजरिए से बात होती है। मैं कहता हूं कि मैं रूस और चीन के नजरिए से इस चीज को देखता हूं। माई कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड रशिया। ऐसा नहीं है कि मेरा देश उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कहता कि हम उनके सामने झुके हुए हैं, लेकिन मैं उस नजरिए से देखना चाहूंगा कि अगर एक बड़ी महाशक्ति जिनके साथ 50% का मेरा व्यापार चीन के साथ होता है और अमेरिका के सिवाय मेरा रूस के साथ कितना मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग होता है और चीजें मिलती हैं, आज भी होता है, तो क्यों ना एक ऐसी महाशक्ति जो देश में खुद के सुधार कर रही हो, चीन सुधार रहा है, रूस सुधार रहा है, अमेरिका क्या सुधार रहा है? अमेरिका तो अपने देश को बर्बाद से बर्बाद किए जा रहा है। क्या अगर इस बात से कोई असहमत हो तो कहे, अमेरिका तो अपने देश का, ट्रंप थे चाहे ये भाई साहब हैं, ये लोग अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश के विदेश नीतियां, अपने देश की पावर ये बिगाड़ते जा रहे हैं। जबकि ऐसे दो देश जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट है या साथी भी हैं किसी तरीके, वो अपनी इंटरनल राजनीति के लिए हम कुछ भी शब्दावली का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर देश, दुनिया अगर एक तरीके से, जिसका वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, इफ देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विद और विदाउट अस, विद और विदाउट अमेरिका, द वर्ल्ड विल फॉलो इट। और निशान जी, मैं एक टिप्पणी आपकी लेना चाहता हूं। कुलकर्णी साहब
बातचीत के दौरान बोल रहे थे कि जैसा रूस यूक्रेन के संदर्भ में कर रहा है, ऐसा चीन ताइवान के संदर्भ में नहीं करेगा। वो लोग चीनी ही हैं। पर यही तो चीन की पीड़ा है कि माओ के समय पे चियांग काई शेक एक इलाके विशेष में अपनी सत्ता बचाए रखने में कामयाब रहे। ये खलता है चीन को। क्या आप इस आत्मविश्वास के साथ हैं कि चीन इस मौके का इस्तेमाल अब ताइवान के संदर्भ में जो सपना है 70 साल से देख रहा है, सपना हम भी देखते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जो पाक कब्जे का कश्मीर है वो भारत का बने, क्या ताइवान के संदर्भ में अगला कदम उठाने की संभावना से आप इंकार करते हैं? कुछ नहीं होना सर। ताइवान, हांगकांग, यूक्रेन, कश्मीर, क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, सर्टेन प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड नॉट टू बी रिजॉल्व। अगर इसको डिप्लोमेटिक तरीके से समझा जा सके तो वो ये है कि हम इच्छा रखते हैं सॉल्व करने की, आम जनता में ये बातें की जाती, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करना ही कुछ रीजनिंग होती है गवर्नमेंट की या कुछ देशों। क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, ना यूक्रेन की प्रॉब्लम को रूस या नाटो सॉल्व करेगा, ना ताइवान और हांगकांग को चीन और कोई और सॉल्व करेगा। 70-75 साल तो हो गए। देखिए, मैं और आप सब इस चर्चा पे आएंगे दोबारा ये कह के कि कश्मीर सॉल्व हो गया। आई रिपीट, सर्टेन प्रॉब्लम्स आर नॉट क्रिएटेड टू बी रिजॉल्व। सॉरी फॉर दैट लाइनर। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है निशांत वर्मा जी के, लेकिन जरूरी हो जाता है कि इसमें श्रवणकर जी के नजरिए को भी जाने। स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं, 5 दशक पत्रकारिता में लगाए हैं। निशांत वर्मा जी ने स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक ये कहा है कि ये देश चाहते ही नहीं असल में इस मामलों का निराकरण। इत्तेफाक रखते हैं निशांत जी की इस टिप्पणी से श्रवण जी, या आपका कोई अलग नजरिया है इस संदर्भ में कि बस की नहीं है समाधान करने की, चाहत की बात कहाँ है, या चाहत नहीं है, चाहते तो सॉल्व हो जाता? आप किस राय के साथ है? नहीं, मैं निशांत जी को कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता जी। वो चीन और रूस की जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं जी, और चीन और रूस के डोमिनेशन में एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैं तो उस चीज को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं निशांत जी, हमारे जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं चाइना के साथ, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं जी, तो मुझे समझ में आता है निशांत जी के कहने से, और देश को भी समझ में आता है कि इस मई में 2 साल हो जाएंगे कि चीन ने हमारी लद्दाख में कितनी जमीन पर कब्जा किया है और अरुणाचल में क्या किया है और वो आगे क्या कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। मैं जो निशांत जी की बात से समझ पा रहा हूं वो ये समझ पा रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि रूस अगर यूक्रेन को हड़प भी ले 4 करोड़ के देश को, और ईस्टर्न यूरोप में रशिया के बाद सबसे बड़े एरिया वाले देश को, तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ये भी परेशानी नहीं है कि चीन ने हमारा कितना एरिया कब्जे में कर रखा है। हमारे जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस इंटरेस्ट है, व्यापार के संबंध है। इतना बड़ा व्यापार हम चीन के साथ करते हैं। हमारे ऐसे संबंध रूस से हैं, और हर देश के साथ हम अपने देश के इंटरेस्ट के हिसाब से समझौते करते रहते हैं। मतलब यह है कि हमको कोई इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में देरी की, बंगलिंग की, और अब उसको दोहराना नहीं चाहते हैं बाइडेन, और वो यूक्रेन के मामले में दूध के जले छाछ को फूक फूक कर पीना चाहते हैं, तो हम बाइडेन की नीयत पर शंका करना चाहते हैं, अमेरिका की नीयत पर शंका करना चाहते हैं। मैंने तीनों विशेषज्ञों की बात सुनी। मुझे उसमें भारत को लेके क्या नजरिया होना चाहिए एक देश का, 140 करोड़ के देश का, जिसके इतने स्टेक्स हैं इस पूरे के पूरे मामले में,
कि रूस और चीन अगर मिल जाते हैं आज यूक्रेन के मामले में, और कल से चाइना ताइवान को भी हड़प लेता है, तो हमारा कोई रोल ही नहीं है पूरे मामले में। और हम फिर जो हमारी जमीन चीन ने हथिया रखी है, हमारे सेनाध्यक्ष जिसको लेकर बार बार चिंता व्यक्त कर रहे हैं सीमा पर टेंशन को लेकर, तो हमारे रक्षा विशेषज्ञों को इस मामले में कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं नजर आती, जो मैं समझ पा रहा हूं। तो मैं इसको बहुत एक चिंता की नजर से देखता हूं कि हम इनको कहां देखना चाहते हैं। एक ऐसी सेल्फ सेंटर्ड इकोनॉमी के रूप में जिसका केवल उद्देश्य यह है कि हम सबसे बहुत अच्छे संबंध रखें और अपना काम निकालते रहें, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। नॉन अलाइन मूवमेंट पूरी तरह खत्म हो चुका है, और जिसको खत्म करने में भी इंडिया की भूमिका रही है। तो हम एक मूवमेंट को खत्म कर चुके हैं, पर पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से नॉन अलाइन रहना चाहते हैं। तो हम विदेशी मामलों में अपनी सुविधा के अनुसार हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मतलब हमारे लिए पहला और आखिरी दुश्मन वो पाकिस्तान है। तो ये जो हमारी विदेश नीति को लेकर या यूक्रेन के पूरे मामले को लेकर या कल से और किसी मामले को लेकर ईस्टर्न यूरोप को लेकर जो पूरी की पूरी पुतिन की जो मांग है वो क्या है कि यूक्रेन को लेकर प्रॉमिस किया जाए कि वो नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, और ईस्टर्न यूरोप से नाटो अपनी पूरी सेनाएं, अमेरिका अपनी पूरी सेनाएं हटाए। तो एक जो नई एक्सेस बन रही है रूस और चीन के नेतृत्व में इस पूरे रीजन में, जो भारत को डराएगी, जो ताइवान को डराएगी, जो यूक्रेन को डराएगी, जो बाकी देश बचे हैं, जो पुराने सोवियत यूनियन के 10 देश तो चले गए नाटो में, बाकी जो बचे हैं उन पर कब्जा करेगा पुतिन का साम्राज्य। चीन भी एक्सपांड करेगा। तो चीन के और अगर ताइवान के बीच में एक जैसे संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, भाषा एक है, तो हिंदुस्तान के और चीन के भी वैसे ही संबंध हैं, बहुत पुराने, हजारों साल पुराने संबंध हैं। तो हमको चीन हमारी जमीनों पर कब्जा करता जाए, अरुणाचल में बस्तियां बनाता जाए, तो हमको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बड़े और मूलभूत प्रश्न उठा दिए श्रवण जी ने, जिसका उत्तर सीमित समय में लेने के लिए मैं मंजी पुरी साहब के पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल करना चाहता हूं। मंजी पुरी साहब, दुनिया में कहीं कुछ भी हो तो हम अपनी सुविधा के साथ में उसमें हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, और हमारे पास संकट आएगा और इन देशों ने भी अगर इसी नज़रिए को रखा तो काम चल जाएगा। जिस भारतीय गौरव की, जिस भारतीय सोच की, जिस भारतीय संस्कृति की बात हम करते हैं, और जितने स्वार्थी तरीके का व्यवहार हम कर रहे हैं, जो श्रवण जी के भावनाओं की सीधी अभिव्यक्ति है कि आप कर क्या रहे हैं, दुनिया को क्या बता रहे हैं, कहाँ खड़े हैं आप, कोई टिप्पणी करेंगे मंजीपुरी साहब? हिमांशु जी बहुत संक्षिप्त जी। देखिए, हमारे साथ तो पहले हो चुका है जी, कितनों ने आपके लिए बहुत आगे वर्ड्स भी नहीं बोले लोगों ने जी, कितनों ने आगे। तो जो बड़े देश हैं उनको अपनी हिफाजत तो खुद ही करनी पड़ेगी, ये तो समझ जाना चाहिए हमें भी, हम भी समझते हैं और बाकी लोग भी समझते हैं जी। साथ साथ मल्टी अलाइनमेंट, जो आपको अलाइनमेंट सूट है उसको करिए, दैट इज द नेसेसिटी एंड द नीड ऑफ द आवर। जब हम लोग नॉन अलाइन थे तो लोग हमें कहते थे हर चीज से आप भागते फिरते रहते हो, क्या मिल रहा है आपको, क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला। एक मैं जरा पॉइंट आपको बताऊं, दुनिया का टोटल जीडीपी 87 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें 21 ट्रिलियन अमेरिका है और यूरोप यानी ईयू और ब्रिटेन को मिला के वो भी 21 ट्रिलियन है, यानी 42 ट्रिलियन यहाँ हो गया, रह गया चीन। बताएं मुझे क्या करेगा?
अभी चीन की वो परिस्थिति नहीं है कि वो अनुकूल है इन लोगों के, अगर ये इकट्ठे हो जाए ट्रांस अटलांटिक अलायंस तो उसके साथ झड़प, इतनी एबिलिटी नहीं रह गया। अब ताइवान का जो मुद्दा जो आप लोग बार बार कह रहे हैं, देखिए ये कई चीजें हो सकती हैं, ये इनको कहना कि ये नहीं होगी, ये नहीं, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर चीन ताइवान को ले ले तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात इसलिए होगी क्योंकि फिर अनडिस्प्यूटेड ओनली सोल लीडर ऑफ एशिया चीन होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, और आपकी भूमिका बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन अनुकूल है स्थिति, मुझे नहीं लगती इस मोमेंट। यूक्रेन और रशिया जरा थोड़ा स्लाइटली हट के मामला है, और ये ओल्ड कोल्ड वॉर किस्म की स्थिति है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की भी एक भूमिका है, क्योंकि याद रखिएगा अक्रॉस द अटलांटिक वो जरूर है, यानी कि उनको फिजिकल डेंजर नहीं है जो फ्रांस और जर्मनी को है, इसलिए वो चाहते हैं कि सुलह ज्यादा हो जाए। अमेरिका कैन प्ले इट्स ओन डोमेस्टिक गेम, लेकिन वो एक यूरोपियन एक्सटेंशन किस्म की ताकत है, ये भी हमें याद रखना चाहिए किस किस्म के मूल के लोग हैं, किस किस्म के आइडियाज हैं। मैं तो बहुत मानता हूं कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस स्ट्रांग हो तो ये कई चीजें जो है सुलझ सकती। साथ में जो ये बात किसी ने यहाँ पर कही कि जर्मन एडमिरल ने क्या कहा था, देखिए बात तो उसने सुलह की थी, लेकिन वो बात पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं। तो पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी समय समय की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू प्ले द गेम विद अ डिग्री ऑफ निम्बलनेस, और आगे देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भारत जैसे देश के लिए ये है हमारी आर्थिक क्षमता बढ़े, और रियली स्ट्रॉन्ग जितनी जल्दी हो सके उसके लिए हम जो भी कहें अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छे और मजबूत जरूर रखने पड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि रूस और चीन और बाकी आसियान वगैरह लोगों के साथ आप अपने रिश्ते भी इंपॉर्टेंट और उनको ना बढ़ाएं, लेकिन अमेरिका इज द ग्लोबल पावर हाउस, और ये चीज याद रखने की जरूरत। तो पुरी साहब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आपकी नियति है तलवार की धार पर चलना, आपके पास इसका विकल्प नहीं है। श्रवण जी जितने भी नाराज रहे, लेकिन हम जिन परिस्थितियों में हैं उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि बिना किसी को नाराज किए अपना सफर जारी रखें। लेकिन तय बात है कि दुनिया के सामने ये नाजुक दौर है। नाजुक दौर इसलिए है कि क्योंकि तमाम लोग दुनिया की फिक्र करने के स्थान पर अपनी अपनी सल्तनत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है उनकी सल्तनत तब बचेगी जब युद्ध नहीं होगा। तो जब तक ऐसे लोग हैं तब तक मानना चाहिए कि संकट है, पर यह सर से हट जाएगा। देखिए आने वाला समय किस रूप में सामने आता है। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया से जुड़े एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार का वातावरण है इसमें समझ ही नहीं आता है कि नतीजा क्या निकालें, तो शायर इसको व्यक्त करता है कि किसी से जंग किसी से जिहाद चाहते हैं, कि किसी से जंग किसी से जिहाद चाहते हैं, खुदा के नाम पे क्या क्या फसाद चाहते हैं। हमजा याकूब ने जो ये बात कही थी ना, ये सत्ताधीशों के लिए बड़ी मुफीद है। वो दरअसल चाहते क्या हैं, वैसे इतना उलझन का विषय नहीं है। वो कुल अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए किसी को भी दांव लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे बात हिंदुस्तान की हो या पूरे जहान की, कहानी कुल इतनी है। इसको समझेंगे तो ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी। बहरहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। चर्चा के तहत अगली मुलाकात सोमवार को होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए याद, फिर मिलते हैं सोमवार को। सदा प्रणाम।